नमस्कार निवेशकों, मैं विवेक महाजन इस विशेष आयोजन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस श्रृंखला में हम 4 भागों में मार्केट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का विश्लेषण करेंगे, जिससे आप अपने निवेश के प्रति आश्वस्त महसूस कर सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस विषय पर चर्चा आरंभ करें, आइए पिछले सप्ताह के मार्केट के मूवमेंट पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें। जैसे कि मैंने पिछले अंक में आशा जताई थी, मार्केट का सूचकांक निफ्टी पर पिछले लगभग 1 महीने के उच्चतम स्तर 9,267 पर बंद हुआ है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है, एक तो शुक्रवार को जो आरबीआई की पॉलिसी 2.0 अनाउंस हुई, जिसमें एनबीएफसीज के लिए कुछ विशेष प्रयोजन किए गए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम लिए गए। और अब मार्केट को इंतज़ार है एक बड़े रिलीफ पैकेज का, जिसका बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और ये लगभग हमारी जीडीपी का 3 से 5% हो सकता है। और पूरी उम्मीद है कि ये रिलीफ पैकेज अब कभी भी आ सकता है और जैसे ही ये पैकेज अनाउंस होगा, निफ्टी कम से कम यहाँ से 10% की और गुंजाइश है उसको ऊपर जाने की। जैसा हम आशा कर रहे हैं कि अगला जो फिबोनाची लेवल है वो 9,970 के करीब आता है, तो हम निफ्टी को कम से कम उस लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। और उस समय हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप इक्विटी मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना होगा। तो इंतज़ार कीजिएगा लगभग 10,000 के लेवल पर। जब निफ्टी पहुंचे तो अवश्यम भावी कुछ क्षेत्रों में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। उसके बाद के मार्केट के उतार चढ़ाव पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का चैनल ये मुख्यतः इन्वेस्टर्स या निवेशकों के लिए है। हम यहाँ पर डे टू डे मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि इन्वेस्टर्स को वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं जिसकी बिना पर आप अपने डिसीजन खुद लेकर एक अच्छा निवेश खड़ा कर सकें। तो आइए अब इस विशेष अंक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द ग्रेट वर्ल्ड इकोनॉमी रीसेट। इसको मैं 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसका पहला भाग जो हम आज देखेंगे, उसमें चर्चा होगी कोरोना के प्रसार पर और इसकी रोकथाम पर, और कब अंततः कोरोना पर हिंदुस्तान, भारत देश कब तक इस पर काबू पा सकेगा, ये मैं साइंटिफिक और हिस्टोरिकल तथ्यों के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद हम कुछ और विश्लेषण करेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे कि इस महामारी का विश्व की इकोनॉमीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत उसमें कहाँ स्टैंड करेगा। भाग 2 में मेरा प्रयास होगा कि कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी, उस स्थिति से निपटने के लिए आपको कैसे एक निवेशक के रूप में अपने आप को तैयार करना है। हम चर्चा करेंगे निवेश के विभिन्न इन्वेस्टमेंट के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने निवेश करना है। भाग 3 में इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव पर साइंटिफिक और हिस्टोरिकल तथ्यों की पड़ताल के बाद ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि निवेश का उचित समय कब आएगा और मंदी के दौर के बाद हम जब उभरेंगे तो किस लेवल पर हमें निवेश करना है। और अंत में भाग 4 में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर अगले मार्केट रिवाइवल को लीड करेंगे और उन्हीं की बिना पर हम एक आदर्श पोर्टफोलियो यानी एक आइडियल पोर्टफोलियो का गठन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बटन को दबाकर जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और इसका वीडियो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों में आगे प्रेषित करें, जिससे वे सभी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेकर सही निवेश के तरीके सीख सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए
एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का ये विशेष अंक शुरू करते हैं। आज भाग 1 में सबसे पहले जो सभी निवेशकों के मन में एक प्रश्न है, क्योंकि ये मार्केट की जो गिरावट है उसका प्रमुख कारण ये कोरोना वायरस या कोविड-19 है। तो आप सबके मन में एक सवाल होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न कि कोरोना वायरस का अंत कब तक होगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ना तो कोई एक भविष्यवक्ता हूं, ना ही मैं नॉस्ट्राडामस की तरह कोई भविष्यवाणी करने यहाँ आया हूं, लेकिन रिसर्च के आधार पर और विज्ञान और इतिहास की मदद से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना वायरस का अंत कब तक होगा और हमारी ज़िंदगी कब तक पटरी पर वापस लौटेगी। तो सब कुछ सोचने समझने के बाद, पूरी रिसर्च करने के आधार पर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि कम से कम भारत में कोविड-19 का अंत बहुत निकट है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक शुभ सूचना मानी जाएगी। हम लॉकडाउन 1.0 पूरा कर चुके हैं, लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और कुछ क्षेत्रों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन 3.0 यदि उसकी आवश्यकता पड़ी तो वो भी आएगा। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन इसके साथ साथ लॉकडाउन 2.0 और 3.0 में धीरे धीरे इकोनॉमी के कई क्षेत्रों को सिलसिलेवार तरीके से खोला जाएगा। तो हम ये एक तरह से मान सकते हैं कि मई के अंत तक भारत कोरोना वायरस से मोर और लेस मुक्त हो चुका होगा। इसके पीछे ये जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। तो आइए सबसे पहले इस तरह के वायरस की जो महामारियाँ पूर्व में आई हैं उनको आकलन करके हमें जानने का प्रयास करें कि इस वायरस को ख़त्म होने में लगभग कितना समय लगता है। इससे पहले कई तरह के वायरस पिछले 15-20 वर्षों में हमारे जहन में होंगे, जैसे सार्स कोव, इबोला, H1N1 आदि। अगर हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के वायरस अधिकतर सर्द मौसम में उभरते हैं और सर्दी का मौसम ख़त्म होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी नवंबर-दिसंबर से लेकर अप्रैल-मई तक उनका एक तरह से उनकी लाइफ रहती है, शेल्फ लाइफ रहती है। अगर कहीं हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाकर खरीदते हैं तो हम पाते हैं कि उस पर लिखा रहता है कि इसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने है। तो किसी भी वायरस की एक्सपायरी डेट लगभग 6 महीने की होती है। कोविड-19 जो वायरस हम आज जिसके संक्रमण से ग्रसित हैं, उससे एक बहुत अधिकतर मिलता हुआ वायरस था सार्स CoV, जिसका संक्रमण दुनिया भर में 2002-2003 में विश्व उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसके कारण दुनिया भर में 29 देशों में 8,096 मरीज इससे संक्रमित हुए थे और उनमें से 774 की मृत्यु हुई थी। इस वायरस के संबंधित रिस्पॉन्स टाइमलाइन हम इस अगले स्लाइड में देख सकते हैं, जो USA की संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की वेबसाइट से लिया गया है। सार्स की शुरुआत 16 नवंबर 2002 को हुई और 12 मार्च 2003 को WHO ने ग्लोबल अलर्ट इशू किया। मार्च 24 और 29 को ट्रैवल एडवाइजरीज इशू की गई और WHO के द्वारा जुलाई 5 को इस सार्स के आउटब्रेक को ख़त्म माना गया। तो आइए अब अगला स्लाइड देखते हैं, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA की रिसर्च पर आधारित है। MIT ने माना a warm and humid weather is linked to slower spread of novel corona virus। 17 डिग्री से कम टेम्परेचर के देशों में इसका प्रसार अधिक हुआ है। अब इन्हीं 2 स्टडीज के आधार पर हम कोविड-19 के प्रसार को वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। इस वर्ल्ड मैप में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग दिखाए गए हैं। नीले रंग की रेखा के द्वारा इक्वेटर को दिखाया गया है और इसके आसपास का क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र दिखाया गया है। हरे रंग के बीच दिखाए गए क्षेत्र को ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ की जलवायु हॉट और ह्यूमिड होती है। भारत का बहुत प्रायः क्षेत्र इसी में पड़ता है। लाल रेखाओं से अंकित क्षेत्र को
20 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर कोविड-19 का प्रसार बहुत तेजी से फैला है। लाल क्षेत्र के बीच में एक पीला बिंदु अंकित किया गया जो वुहान शहर है, जहां से कोविड-19 का प्रसार पश्चिम देशों की तरफ तीर के निशान की तरह फैला। भारत में कोविड-19 का प्रभाव दूसरे देशों की अपेक्षा काफी सीमित रहा है और ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलावा इसके कई और कारण भी हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है हर्ड इम्यूनिटी, अर्थात अधिकतर लोगों में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होना, यानी महामारी को बर्दाश्त करने की क्षमता का होना। भारतीयों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कुछ विशिष्ट कारण हैं। एक कारण है हमारा खान पान का तरीका, जिसमें आवश्यक हर्ब्स की मात्रा अधिक होती है। जैसे हमारे खाने में बहुतायत हल्दी, लौंग, हींग, काली मिर्च आदि का प्रयोग होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हद तक सहायक होता है। इसी के साथ साथ हमारे देश में अभी तक बीसीजी का टीकाकरण अनिवार्य है। बच्चे के पैदा होते ही उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि हमारे देश में चूंकि बहुत से अधिकतर लोगों को बीसीजी का टीका बचपन में लगा हुआ है, तो हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके कारण बहुत स्ट्रांग है। हमारे देश में गरीबी होने के कारण जंक फूड का प्रसार भी बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है। तो इन उपरोक्त सभी कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारत में कोविड-19 का संक्रमण बहुत अधिक नहीं होगा और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी आगे बढ़ती जाएगी तो इसके प्रसार में बहुत तेजी से इसका ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा और उम्मीद है कि हम मई के अंत तक इस महामारी से मुक्ति पा लेंगे। हाँ, पश्चिमी देशों में इससे निजात पाने में 1 से 2 महीने और अधिक लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पीक समर का सीजन है वो जुलाई अगस्त में शुरू होता है। तो हम मोटा मोटा ये मानकर चल सकते हैं कि अगस्त के मध्य या अगस्त के अंत तक आते आते कोविड-19 का प्रकोप जो है दुनिया भर से समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। और जैसे जैसे इन आंकड़ों में हम सुधार देखेंगे, डर और भय का वातावरण भी कम होने लगेगा। अब हम चर्चा करेंगे द ग्रेट ग्लोबल इकोनॉमी रीसेट की, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जीडीपी के 2020 के आंकड़े पब्लिक किए गए हैं। उसके अनुसार पूरे विश्व की जीडीपी 2020 में -3 की दर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यानी पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। यूएस और यूरोप के क्षेत्रों में यह 6 से 8% माइनस में चली जाएगी। दुनिया के केवल 2 ही इकोनॉमीज ऐसी होंगी, इंडिया और चाइना, जहां पर इसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। भारत के लिए 1.9% और चाइना के लिए 1.2%। इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ी इकोनॉमी पॉजिटिव में ग्रो नहीं कर पाएगी। और इसके साथ ही अभी 1 दिन पहले चाइना ने अपने पहले क्वार्टर के जो आंकड़े हैं वो रिलीज कर दिए हैं, क्योंकि चाइना जो है जनवरी से मार्च क्वार्टर में बहुत प्रभावित था, क्योंकि ये वायरस का आउटब्रेक वहाँ सबसे पहले हुआ था। तो वहाँ पर इस तिमाही में -6.8 की दर से जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े वाकई में काफ़ी जो है निराश करने वाले हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इससे आगे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी भारत के लिए होंगी, जिसके कारण से मार्केट एक अपना बैलेंस बना के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा।
तो ये सार्वजनिक हो चुका है कि यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर ही इस कोविड-19 की महामारी का कारण बनी है। अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये जैविक हथियार चीन ने बनाया होगा, परंतु जिस तरह से WHO के साथ मिलकर चीन ने पूरी दुनिया को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र रचा है, उसके कारण इसका संक्रमण का इतना अधिक बढ़ना जो है उसका दोषारोपण काफी इकोनॉमीज के हेड चीन पर कर रहे हैं। उसमें यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने तो WHO को अमेरिकी अनुदान बंद कर देने की भी औपचारिक घोषणा कर दी है। अभी अधिकांश देश लॉकडाउन के जरिए इस महामारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही महामारी पर काबू हो जाता है तो अगले 3 माह में हम चीन के विरुद्ध बहुत से देशों को लामबंद होते हुए देखेंगे। हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चीन को दंडित करवाने का प्रयास किया जाए और उसके विरुद्ध कुछ आर्थिक बॉयकॉट की योजना भी बने। जापान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। जापान जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर किन्हीं दूसरे देशों में ले जाने का प्रयास कर रहा है। क्या भारत इस बिजनेस को प्राप्त करने की स्थिति में है? क्या हम मेक इन इंडिया का स्लोगन अब हकीकत बनाकर आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए भारत सरकार को बहुत से नए कदम उठाने होंगे, भरसक प्रयास करना होगा, क्योंकि इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुलनात्मक अध्ययन अगर हम देखें तो जो वेस्ट की इकोनॉमीज हैं उनको एक बहुत गहरा धक्का कोविड-19 के जो लॉकडाउन हुए हैं उसका प्रभाव में देखना पड़ेगा। जैसे यूरोप में तो स्थिति बहुत ही गंभीर है और हो सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक टूट के कगार पर हो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का बहुत अधिकतर हिस्सा जो है तीसरे नंबर पर वहाँ का टूरिज्म उद्योग आता है, जो इस कोविड-19 से बहुत अधिकतर प्रभावित होगा, तो उनकी जीडीपी बहुत तेजी से गिरेगी। इसके साथ ही तेल के भाव, कच्चे तेल के भाव जो है वो भी जो है कई सालों की निचाई पर चल रहे हैं और भी नीचे जाने का उनका अंदेशा है और इसका नुकसान खाड़ी के देशों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा तेल के जरिए आता है। इसी तरह अमेरिका को भी बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हो सकता है कि लंबे अरसे में वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेकाबू हो जाए और यूएस की इकोनॉमी को कई स्टेप्स लेने पड़े, जिनमें H1B वीज़ा को रद्द करने का भी एक प्रावधान हो, तो उससे भारतीय जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर भी विपरीत असर पड़ने का अंदेशा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी हमें ये बता रहे हैं, IMF के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि भारत और चीन वो एकमात्र देश होंगे, ऐसे 2 देश होंगे जो पॉजिटिव GDP ग्रोथ दिखाने में सक्षम होंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था हालांकि अपने पिछले लेवल से नीचे होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके कारण जब दूसरे विश्व के जो FIIs हैं उनका पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रुपया स्टेबल होगा, हमारे कंडीशंस, इकोनॉमी पटरी पर लौटने लगेगी, तो FIIs भी अपने डिसीजन में परिवर्तन करेंगे और पैसा हिंदुस्तान में वापस लगाना शुरू करेंगे। लेकिन भारत के लिए वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाहियां बहुत ही संकट भरी होंगी, जहां पर प्रोडक्शन लॉस की बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी होगी, परंतु इसके साथ ही कुछ ग्रीन शूट्स या कुछ अच्छी बातें भी हमारे लिए हो रही हैं। अभी अभी बेहतर मॉनसून का अनुमान जो है लगाया गया है कि इस वर्ष जो है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून भारत में बहुत अच्छा रहने का अनुमान है, जिसके कारण हमारा कृषि क्षेत्र इस बार अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक सपोर्ट दे सकता है। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, ये सब जो चीज़ें अभी हमारे लिए हो रही हैं, ये सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स को टैकल करने में लगाई जा रही हैं। डिमांड साइड पर, यानी
कंपनियां जब माल बनाएंगी, जब फैक्ट्रियों में माल बनना शुरू होगा तो उसको खरीदने के लिए लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो कंपनियां संकट में आएंगी उसके कारण से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कुछ लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, कुछ की सैलरीज कम कर दी जाएंगी, तो डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी हद तक कम होगी, जिसको रिस्टोर करने में कम से कम 2 से 3 तिमाहियों का वक्फा लगेगा। इन सभी स्थितियों का आकलन करते हुए हमारे बाज़ारों में FIIs, विदेशी निवेशकों की वापसी होगी, लेकिन उसमें अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन कच्चे तेल के गिरते दामों से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इस बचत से हम अपने उद्योग धंधों को पटरी पर लाने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। तो ये था आज का अंक। भाग 2 में हम विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह से पैसा लगाएं, एसेट एलोकेशन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।